हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्लास 12वीं की विषय फसल उत्पादन की पहली इकाई जल निकास के बारे में। इस साल क्या हुआ है कि जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट तो अपन को प्रॉपर मिला नहीं है। आने इकाई में कितने अंग आवंटित उसके हिसाब से अपन को पढ़ाई करना है। तो हो सकता है कि पिछले साल जो 2022 और 23 में जो अंग या जो ब्लूप्रिंट आधारित था उसी के हिसाब से हो सकता है इस साल भी पेपर बन के आए। अपन को इस बार हर यूनिट से आने सैद्धांतिक अंग आने लोग क्वेश्चन को भी पढ़ना है और वैकल्पिक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आने जल निकास के जो क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, जो मोस्ट आईएमपी होते हैं उनके बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, जल निकास की परिभाषा। तो जल निकास किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, अपन को जल निकास क्यों करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें आईएमपी, जल निकास के क्या लाभ है, यानी अपन जब खेत से जल निकास करते हैं तो अपन को उससे क्या फायदे होते हैं, उसके क्या महत्व होता है वो। नेक्स्ट तीसरा इसमें आईएमपी क्वेश्चन है, मृदा में अतिरिक्त जल से होने वाली हानियाँ। कि मृदा में काफ़ी अधिक मात्रा में जल भरा रहेगा तो उससे क्या हानियाँ होगी। चौथा इसका आईएमपी क्वेश्चन है, पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर। जल निकास जो नाली होती है वो दो प्रकार के होते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। तो ये चार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और भी है एक दो क्वेश्चन जो और उसको अपन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है अपना, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं जो जल निकास को प्रभावित होने में प्रभाव डालते हैं। छठवा क्वेश्चन है अपना, सिंचाई एवं जल निकास में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अपन अब एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और उसे समझते हैं। प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन, जल निकास की परिभाषा। तो फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जो इसकी प्रॉपर परिभाषा होती है जल निकास से, होता क्या है, खेत में किसी भी रूप से पानी भर जाना जो अपनी फसलों के लिए हमेशा हानिकारक होता है, उसको अपन किसी भी विधि से बाहर निकालना। अब विधि तो मुख्य रूप से दो हो सकती है। ये तो अपन खेत में नाली बना के उसको खेत से बाहर निकालते हैं, जो पृष्ठीय जल निकास हो जाता है। यदि अपन खेत में पहले से ही कुछ पाइप वगैरह नीचे बिछा दे और वो अतिरिक्त जो पानी गिर रहा है वो पाइप के थ्रू नीचे घुस के जाएगा, तो वो भूमिगत जल निकास कहलाता है। तो इन दो विधियों के द्वारा खेत से अनावश्यक जो पानी जो आवश्यकता से अधिक हो गया या बरसात के कारण या खेत में अधिक बगाई होने के कारण जो फसलों को खराब कर सकता है, वह जल निकास कहलाता है। उस पानी को खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इसकी अदर परिभाषा भी जो लिख सकते हैं, मगर प्रॉपर परिभाषा तो ऊपर दिए। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अथवा और परिभाषा जो तुमको ज़्यादा ही अनेक कठिन लग रही हो तो उसकी कुछ आसान परिभाषा भी है। जैसे अनावश्यक फालतू जल को खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। भूमि की आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने को जल निकास कहते हैं। नेक्स्ट है अपना, जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व। देखिए पहले यहाँ पे उद्देश्य और महत्व दोनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। उद्देश्य और महत्व में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे किसी भी कार्य को अपन करने से पहले अपना एक वो उद्देश्य होता है और करने के बाद जो अपन को लाभ प्राप्त होता है वह महत्व होता है। जैसे अभी तुम बच्चे हो, है ना, तो तुम स्कूल पढ़ने जाते हो तो तुम किसी उद्देश्य से जाते हो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो वहाँ तुम्हारे लिए एक महत्व होगा। इसे ऐसे ही यहाँ पे जल निकास में भी है। मतलब जल निकास अपन ने जब करा नहीं है या अपन जब कर रहे हैं तो उसको अपन किसी उद्देश्य से जल निकास कर रहे हैं, फिर अपन को उसके बाद में उसका महत्व मिलेगा। जब वो हो जाएगा तो वो महत्व में जाएगा। इसलिए उद्देश्य और महत्व लगभग थोड़ा सेम सेम होता है। तो पहला उद्देश्य क्या है जल निकास का, जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना है। तो देखिए अभी यहाँ पे उपज बढ़ी नहीं है, उपज को बढ़ाना उद्देश्य है। मतलब किसी कार्य को करने से पहले जो किया जाता है वो उद्देश्य में आता है, जो करने के बाद जो अपन को लाभ प्राप्त होता है वो महत्व है। दूसरा क्या उद्देश्य होता है जल निकास का, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। तो क्या होगा, खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो खेत की दशा बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, बिगड़ जाएगी। हो सकता है खेत एकदम गीला हो जाए, दलदली हो जाए, है ना। खेत में कोई भी फसल लगने लायक खेत होगा नहीं अधिक समय तक पानी भरा रहेगा। तो
तीसरा उद्देश्य क्या होता है, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। जब खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो स्वाभाविक बात है खेत का जो तापमान है वो गिर जाएगा, मतलब तापमान उसका कम हो जाएगा। और हर फसल को पकने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। जब कम तापमान होगा तो उसकी उपज तो प्रभावित होगी, हो सकता है फसल ही खराब हो जाए। चौथा उद्देश्य क्या है, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना, तो इससे क्या अभिप्राय है, होता है क्या, अपन कहते जल निकास नहीं करेंगे तो अब खेत में दूर बहुत सी जगह से दूर से बहते हुए पानी आता है, वो अपने खेत में जमा होगा। और जो पानी बहुत से खेत से दूसरे को खेत से बहता हुआ लुढ़कते हुए आता है, उसके साथ में तरह तरह के खनिज लवण बह के आ जाते हैं, और वो कभी अपने खेत से निकलेगा नहीं। तो जब पानी, वो हो सकता है पानी बाद में जब सूखेगा या रिस के जमीन में चल जाएगा, या उड़ के धूप की रोशनी के कारण या सूर्य की रोशनी के कारण वो उड़ के चला जाएगा, तो जो लवण रहेंगे, जो फसलों के लिए जो हानिकारक होते हैं, वो खेत में रह जाएंगे, जिससे अपना खेत में हानिकारक लवण एकत्रित हो जाएंगे। आपको फसल उत्पादन करने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होगी। तो जल निकास करने से क्या होता है, जो खेत में हानिकारक जो लवण है वो भी बह जाते हैं, इससे भूमि लवणीय होने से भी बच जाएगी। पांचवा इसमें फसलों के लिए कृषि किराया समय पर करना। क्या होता है, जल निकास भरे होने के कारण खेत दलदली हो जाता है, तो गीले खेत में कोई ट्रैक्टर वगैरह तो चल नहीं सकता है, कोई भी कृषि किराया अपन कर नहीं सकते हैं। तो जल निकास कर देने के बाद खेत जल्दी सूख जाता है, और सूखे हुए खेत में अपन को जो भी कृषि किराया करना है, या अपन को ट्रैक्टर चलाना है, कल्टीवेटर चलाना है, बीजों की बुआई करना है, निराई गुड़ाई करना है, कोई भी कृषि कार्य अपन आसानी से कर सकते हैं। छठवां, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो उचित ताप मिलने पर ही खेत में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। एकदम कम तापमान हो जाएगा, खेत में एकदम पानी भर जाएगा, तो ना तो उनको जीवाणुओं के लिए वायु मिलेगी, और हवा भर जाने के आने की हवा नहीं होने के कारण वो अपनी वृद्धि भी नहीं कर पाएंगे। तो जो लाभदायक जीवाणु, उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। भूमि को दलदल बनने से रोकना। स्वाभाविक बात है, भूमि में पानी भरेगा तो भूमि दलदली हो जाएगी, पानी निकाल देंगे तो धीरे धीरे भूमि सूखेगी, दलदल होने से बच जाएगी। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। तो जब वायु संचार कैसे है कि खेत में पानी भर जाएगा, तो जो पानी भरने के कारण भूमि में पानी के अंदर से वायु होकर अंदर नहीं घुस सकती, तो जिसके कारण पौधों की जड़ों में भी पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती। और जो पौधे होते हैं CO2 तो लेते हैं ऊपर, पर उनके जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, और दूसरी गैसें भी नहीं मिलेगी, जिसके कारण उनकी वो पौधे वहीं पर सूखने लग जाते हैं, जैसे जले जले से हो जाते हैं वो पूरे। पानी, अधिक पानी होने के कारण भी लोग पानी नहीं ले पाते। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। और खेत में अधिक समय तक पानी भर रहेगा तो क्या होता है, खेत में तरह तरह के हानिकारक कीटाणु होने लग जाएंगे। उनको अपन जैसे खेत से अतिरिक्त पानी निकाल देते हैं, तो उनको सूर्य की रोशनी के कारण और ताप के कारण वो हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और इसमें और भी अधिक उद्देश्य होते हैं जल निकास के, मगर अपने पेपर के हिसाब से 4 नंबर की यूनिट है, तो लगभग 4 ही पूछे जाएगा, यानी 4 उद्देश्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अपने 9 उद्देश्य पढ़ लिए हैं। अब 9 में से जो भी तुमको अच्छे लगते हो, 9 में से कोई 4 को अच्छे से याद करना है। सेकेंड नंबर का अपना क्वेश्चन था, जल निकास के लाभ लिखिए। देखो, उद्देश्य और लाभ लगभग सेम सेम होता है, मेहद वगैरह लगभग वो थोड़ा कॉमन, फिर भी उसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो जल निकास से हमको लाभ क्या मिलेगा, पहला है जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो सबसे पहले भौतिक दशा बोलते हैं किसको, जो दिखती है, जो भूमि में स्वयं दिखती है, यानी जो अपने आंखों से अपन देखे जा सके, उसको भौतिक दशा बोलते हैं। तो जल निकास होगा तो उसकी भौतिक दशा बिगड़ जाएगी, मतलब वो गीली हो जाएगी, है ना, दलदली हो जाएगी। ऐसी भूमि में क्या कृषि कार्य हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। जल निकास करने से भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। नेक्स्ट, पौधों में वायु संचार बढ़ता है। अपन ने देख लिया था, कभी वायु संचार बढ़ेगा तो जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी तो वो गहराई तक जाएगी, घेरी जाएगी। और कभी जड़ पौधों की घेरी जाएगी तो पौधा स्ट्रांग रहेगा, अधिक मात्रा में वो जल भूमि से पानी का अवशोषण कर सकता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकता है। कभी जड़ घेरी रहेगी तो हवा से गिरेगा भी नहीं, है ना। तीसरा है, जल निकास से भूमि का तापमान अनुकूल बना रहता है, जिसके कारण जीवांश पदार्थ का विघटन अधिक होता है,
जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, फलस्वरूप अंकुरण अच्छा होता है, अन्य कृषि क्रियाएं सुचारू रूप से होती है। चौथे नंबर का पॉइंट है इसमें, मृदा में केसीय जल अर्थात पर्याप्त जल की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है। तो एक विकल्प कभी बन सकता है कि 2023-24 में किसी भी उनमें से विकल्प आ सकते हैं। तो जो पौधे को जो पर्याप्त जल होता है, तो वो कौन सा जल पर्याप्त होता है जिससे पौधे आने उसको अवशोषण कर सकते हैं, तो एक ही जल होता है, केशे जल। बाकी जितना भी पानी खेत में होता है, गुरुत्वाकर्षण जल है ना, आर्द्रताग्राही जल, वो तो उसको अवशोषण नहीं कर पाते हैं ना, बहुत कम ही अवशोषण कर पाते हैं, दूसरे भी करते हो तो है ना। जो सबसे ज्यादा पौधे जो जल ग्रहण करते हैं वो केशे जल होता है। तो जल निकास करने से केशे जो जल होता है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। जल निकास, पांचवा, जल निकास होने से भूमि में हानिकारक जो लवण होते हैं वो घुलकर बह जाते हैं, जैसे भूमि लवणीय होने से, क्षारीय होने से, अम्लीय होने से बची रहती है ना। तो क्षारीय होने से बच जाएगी, अम्लीय होने से भी बच जाएगी। भूमि अम्लीय होने अम्लीय से क्यों कैसे होती है? बचेगी? भूमि अम्लीय होने का मुख्य कारण है खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहना। खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहते हैं तो भूमि अम्लीय हो जाती है, और दूसरे भी कारण होते हैं, जैसे अम्लीय उर्वरकों का उपयोग है ना। और खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहता है तो भूमि अम्लीय हो जाती है। अब भूमि क्षारीय या लवणीय कैसे होगी? तो पानी जब बहुत सी भूमि से बह के आता है तो वो अपने साथ बहुत से लवण को एकत्रित कर लेता है, और वो आके जो निचला खेत होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है। पानी तो फिर बाद में सूख जाते हैं, तो वो भूमि के बहुत अंदर घुस जाता है, या सूर्य की रोशनी के कारण वो भाप बन के उड़ जाता है। पानी तो चले ही जाता है कैसे भी, मतलब जो उसने जो अपने साथ लवण लाया था और जो क्षारीय के जो तत्व लाया था वो खेत में रह जाते हैं, जिसके कारण जो खेत की भौतिक दशा वो एकदम खराब हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें छठवां, जल निकास की समुचित व्यवस्था से भूमि की सतह पर जल नहीं भरता, जिससे मच्छर एवं हानिकारक कीटों को जन्म नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप अपन को कृषि कार्य करने में कोई ज़्यादा बाधा भी नहीं होती है ना, वरना बहुत से जैसे मच्छर हुए, कीट हुए, उनका अपन को भय भी बना रहता है। तो संक्षेप में अपन देखेंगे जल निकास के क्या क्या लाभ होते हैं। पहले एक भौतिक दशा सुधर जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है। दूसरा, तीसरा, तापमान अनुकूल बना रहता है। चौथा, केसीय जल की मात्रा बढ़ जाती है। पांचवा, हानिकारक लवण एकत्रित नहीं हो पाते, घुलकर बह जाते हैं। तो लगभग जब पॉइंट 5 पॉइंट को अच्छे से याद करके रखना है। तीसरे नंबर का अपना क्वेश्चन था, मृदा में अतिरिक्त जल से होने वाली कोई 4 हानियां। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा है ना। तो सबसे पहले जो हानि होती है, वायु संचार में बाधा। जब भूमि में वायु संचार की बाधा हो जाती है, तो जो पौधों की जड़ उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, जिससे पौधों की जड़ उतली रह जाएगी। और वायु का भूमि में प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या होता है? जो भूमि में क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे आपको पता होगा भूमि में लगभग अनेक 45 मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं है ना। और 25% भूमि में वायु पाई जाती है, 25% भूमि में जल पाया जाता है, 5% भूमि में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मगर होता क्या है, जब भूमि में अतिरिक्त पानी भर जाता है तो भूमि में जो रिक्त स्थान होते हैं जिसमें वायु को पाई जाती है, वो वायु वहां से निकल कर उसमें भी पानी आ जाता है, मतलब 50% बिल्कुल पानी हो गया, वायु बची नहीं। तो फिर उसकी पौधों की जो जड़ का विकास नहीं हो पाता है। जहाँ पे कुछ दो डेफिनेशन दी गई है, एक है निष्कासन और एक होता है सीपेज। सबसे पहले अपन निष्कासन के बारे में देखते हैं। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए है ना, या विकल्प में भी आ सकते हैं जे है ना। तो मृदा के जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को निच्छालन कहते हैं। सॉरी, वो निष्कासन नहीं, निच्छालन है ना। तो होता क्या है, मृदा में जब भी पानी आता है तो पानी में जो पोषक तत्व होते हैं भूमि में, वो सब घोल के रूप में घुल के एकदम निचली सतह में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? निच्छालन कहा जाता है। और सीपेज, तो भूमि की गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का मृदा के नीचे रिसाव होना है ना, तो वो क्या कहलाता है? रिसाव कहलाता है या सीपेज कहलाता है। अब दूसरा कारण क्या है? मृदा में अतिरिक्त जल के होने से मृदा का तापमान गिर जाना। पता है मृदा में, भूमि में अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो मृदा का तापमान गिर जाएगा, जिसके कारण पौधों की वृद्धि में रुकावट होगी। मृदा में हानिकारक लवणों का एकत्रित होना, कभी पानी बाहर नहीं निकलेगा तो जो दूसरे स्थान से बहा के जो लवण आ रहे हैं वो वहीं पे रह जाएंगे, वो न तो नीचे जा पाएंगे, ना ही वो खेत से बाहर निकल पाएंगे है ना। तो जिसके कारण क्या हो जाता है? भूमि लवणीय हो जाती है। और फिर लवणीय भूमि का उपचार तो तुमने देखा ही होगा ना, लगभग कैसे करते हैं। ऊसर भूमि है, लवणीय भूमि का उपचार, खेत में पानी भर देते हैं, उसमें प्लेबा करते हैं। प्लेबा का मतलब क्या होता है? उसको जब धान की खेती होती है ना,
तो तुमने देखा होगा कीचड़ मचाते हैं, फिर पानी को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार की क्रिया की जाती है लवण को कैसे बाहर निकालने के लिए, तो ऐसा होने मत दो। चौथा है कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। खेत कभी गीला रहेगा तो उसमें कोई कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, बोई नहीं कर पाएंगे, समय में अपन लेट हो जाते हैं। अक्सर तुमने बरसात के समय में भी देखा होगा, एक पानी गिर जाता है तो उसकी बोनी फिर बहुत काफ़ी लेट होती है ना। भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना। अधिक समय तक खेत में पानी भरे रहने से भूमि का उपजाऊपन भी कम हो जाता है, क्योंकि निच्छालन के द्वारा आने पानी के साथ बहुत से पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं। नेक्स्ट है अपना जलों का उथला रह जाना। जब भूमि में पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती है तो जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती है, उचित पोषक तत्व को नहीं ले पाती, जिसके कारण पौधे दुर्बल या कमजोर हो जाते हैं ना। और उपज भी अपन को कम मिलती है। फसलों के हानि और सातवां है फसलों के हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियों की अधिकता। नमी होने के कारण देखो कीट और बीमारियां भी अधिक लगती हैं, और जो विषैले जीव जंतु होते हैं उनका होना भी स्वाभाविक होता है। तो ये सब संभावनाएं होती है अतिरिक्त जल के कारण। एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। चार पाँच पाँच पॉइंट तो लगभग अच्छे से याद होना चाहिए। अतिरिक्त जल या नमी होने से होने वाली हानियों में सबसे पहला पॉइंट है वायु संचार में बाधा होना। दूसरा पॉइंट क्या है, तापमान का स्तर गिर जाना। तीसरा क्या हो सकता है, हानिकारक लवणों का एकत्रित होना। चौथा क्या हो सकता है, कृषि किराओं का पिछड़ जाना। पांचवा क्या है, भूमि का उपजाऊपन कम होना। छठवां क्या है, जड़ों का उतला होना। और सातवां कौन सा है, फसलों के हानिकारक कीटाणुओं एवं बीमारियों की अधिकता। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर। तो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ पहले किसको कहते हैं, जो भूमि की सतह के ऊपर होगी, है ना। और भूमिगत जल निकास नालियाँ किसको बोलेंगे अपन, जो जल निकास नालियाँ भूमि की सतह के अंदर होती है। मतलब अपन ऐसी नालियों का निर्माण करते हैं लगभग एक भूमि से आप अपन खेती करते हैं उससे एक आध मीटर अपन गहराई में पहले से नालियाँ बिछा देते हैं ना। और कुछ ऐसे निचले स्थान पर जहाँ पे पानी एकत्रित होता है वहाँ पे कुछ अपन ऐसा का लगा देते हैं कि छेद होते हैं, उसके साथ से पानी उसमें घुसता है और पाइप से होते हुए खेत से निकल जाता है। इन दोनों नालियों में कुछ अंतर होते हैं। है पृष्ठीय जल निकास नाली का, इन नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है। जो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ होती है तो उनको कुछ नहीं करना है, खेत में हल्की हल्की नालियाँ खोदना पड़ता है बस, कि वर्षा का पानी खेत से बाहर निकल जाए। तो उसकी जो प्रारंभिक प्रारंभिक जो लागत होती है वो कम होती है। जबकि भूमि का जो नल निकास नालियाँ होती है ना, इनके निर्माण में प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्यों, अच्छे से खोदना पड़ता है, अच्छे से गहराई से करना पड़ता है, पाइप लाना पड़ता है, गड़ाना पड़ता है ना। जो बहुत से प्रकार से होती है, मतलब पत्थर को यूज कर सकते हैं, बांस का यूज कर सकते हैं, पाइप का यूज कर सकते हैं ना। दूसरा क्या होता है, पृष्ठीय जल निकास नाले में इन नालियों से मृदा कटाव की संभावना रहती है। और जो पृष्ठीय जल निकास है, जो उसका एक अपगुण भी बोल सकते हैं इसको, क्या होता है पृष्ठीय जल निकास नाले में इससे मिट्टी घुल के और पानी के साथ बह भी सकती है। जबकि भूमि का जल निकास नाले में ऐसे नहीं होगा, इससे सिर्फ पानी बस बहता है। तो इसमें क्या होगा, इससे मृदा कटाव की संभावना नहीं रहती है, किससे, भूमिगत जल निकास नाली में। तीसरा पॉइंट क्या है, पृष्ठीय जल निकास नाली में इससे खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जल निकास अपन खेत की ऊपरी सतह में करते हैं, जिससे क्या होता है खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास नाली अपन भूमि की सतह के नीचे करते हैं, जिससे क्या होता है खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो कम नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या है, पृष्ठीय जल निकास नालियाँ का चौथा पॉइंट, इसके कारण कृषि कार्यों को करने में बाधा आती है। मतलब जो नालियाँ होती है अपन भूमि की सतह के ऊपर बनाते हैं पृष्ठीय जल निकास नाली में ना, तो जुताई बखराई करने में अपन को तरह तरह की परेशानियाँ होती है ना। कभी कभी कृषि उपकरणों को खेत में ले जाने में वो नालियों के कारण नहीं जा पाते, जबकि भूमि का जल निकास नाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम को अपन को सामना नहीं करना पड़ता है ना। ऐसी कोई बाधा नहीं होती है कि वो भूमि के अंदर होती है ना। अपन को पता भी नहीं चलता नाली कहाँ पे, जब पानी गिरता है वो ऑटोमेटिक बह जाता है। और पृष्ठीय जल निकास नाली का पाँचवा पॉइंट, इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है। कभी कभी क्या होता है, जो उसका एक लाभ बोल सकते हैं अपन पृष्ठीय जल निकास नालिया का, तो जो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ होती है तो इनकी जो मरम्मत में समय व धन कम लगता है। क्यों, कहीं पे मिट्टी गिर गई, कहीं पे पत्थर गिर गए, कुछ नहीं करना, मजदूर को ले जाना है, वहाँ से हटाना है, नालियाँ अपनी साफ हो गई। या घास उग गया तो उसको काट दिए तो वो नालियाँ साफ हो गई। जबकि भूमि का जल जल निकास नाली जब एक बार चौक हो जाती है ना, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे चौक हुई है, पानी क्यों नहीं जा रहा है, जमीन की खुदाई करना पड़ती है, फिर से पाइप लाओ, है ना। पहले तो प्रॉब्लम को पता ही नहीं लगा पाते, तो जो थोड़ा ही कठिन हो जाता है, उसमें समय और धन अपन को
अधिक लगता है भूमिगत जल निकास नालियों में मरम्मत में, है ना। नेक्स्ट नंबर का अपना क्वेश्चन है 5वें नंबर का, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होता है, बहुत से कारक जो होते हैं जो अपनी जल निकास को जो अपनी विधि होती है उसको प्रभावित करते हैं कि अपन को कौन सी विधि अपनानी चाहिए। अपन को पृष्ठीय विधि अपनानी चाहिए या भूमिगत या बंद विधि अपनाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है भूमिगत ढाल। जब भूमिगत ढाल बहुत अधिक होता है तो अपन वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, है ना, या मेड़बंदी करके ही अपन जल निकास कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एक खुले में अपन जल निकास करेंगे तो पूरी जो अपनी मृदा है वो ऐसे ही बह जाएगी। तो उसे भूमि की किस्म, यदि भारी भूमि है, चिकनी, दोमट, काली, कपासी वाली मिट्टी है, तो वहाँ पे अपन खुला जल निकास कर सकते हैं, मतलब पृष्ठीय जल निकास कर सकते हैं। जबकि भूमि वहाँ पे हल्की भूमि है ना, तो हल्की भूमि में अपन को भूमिगत जल निकास या बंद जल निकास नाले को इस्तेमाल करना चाहिए। भूमि की कीमत, यदि भूमि की कीमत मूल्यवान अधिक भूमि है ना, तो अपन वहाँ पे पृष्ठीय जल निकास नहीं कर सकते। जैसे शहरों में अब जो महंगी महंगी भूमि होती है उनमें अपन बड़ी बड़ी नालियाँ बनाएंगे जल निकास करने के लिए, बच्चा लगेगा कि नहीं। तो अपन को थोड़ा पैसा खर्च करके, है ना, अच्छी सी एक बंद जल निकास नालियाँ बनाई जाती है कि जो अपनी महंगी महंगी भूमि वो बच जाए और अंदर ही अंदर जो भी पानी है वो बह जाए, आवश्यकता से अधिक पानी बह जाए। चौथा, आवश्यक अनावश्यक जल की मात्रा। यदि अनावश्यक जल की मात्रा बहुत अधिक होती तो भूमिगत जल निकास या बंद नालियों से पता है अपन ज़्यादा पानी को नहीं बाहर कर सकते। बहुत ही ज़्यादा जल निकास की आवश्यकता पड़ती है तो अपन को पृष्ठीय जल निकास ही अपनाना चाहिए। पृष्ठीय जल निकास से अपन बहुत अधिक मात्रा में पानी को बाहर निकाल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है जल निकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पैदा की जाने वाली फसलें। अधिक पैदा की जाने वाली फसलें जो है वो अधिक कीमत वाली है ना, तो वहाँ भी अपन को बंद जल निकास नालियों को अपनाना चाहिए। कि महंगी फसलें में अपन ऊपरी जल निकास करेंगे, है ना, पृष्ठीय जल निकास करेंगे तो फसलों में भी प्रभाव पड़ सकता है ना। खेत भी अपना कम होगा। पदार्थों की उच्चता क्या है, पदार्थों की उपलब्धता। बहुत सी लकड़ी में जैसे लकड़ी है, पत्थर है, खपरेल है ना, इनकी उपलब्धता वहाँ पे आसानी से होती है तो उनके अनुसार अपन को बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। और नहीं होगी तो अपन पृष्ठीय जल निकास तो कर ही सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 और लास्ट क्वेश्चन इसमें, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो सबसे पहले है सिंचाई। सिंचाई किसको कहते हैं, फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, फसलों में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल निकास, खेत से अनावश्यक पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इसके पीछे परिभाषा कुछ इस प्रकार है, खेत से अनावश्यक पानी को कृत्रिम विधि से बाहर निकालना, जिसमें दो विधि मुख्य, पृष्ठीय या भूमिगत विधि से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इसके अलावा सिंचाई, सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है ताकि अपन आसानी से पानी को अधिक पहुंचा सके, है ना, अधिक दूरी तक पहुंचा सके। जबकि जल निकास में जो नाली होती है वो फालतू पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती, ताकि जो अतिरिक्त पानी है वो उसमें आ जाए और बहते हुए उतार के सतह में नीचे नदी नालों में आसानी से जा सके। तीसरा है, सिंचाई नालियों की आवश्यकता बरस भर रहती है कि वर्षा ऋतु में भी कभी पानी नहीं गिर रहा है तो सिंचाई करनी पड़ती है फसलों में, उसकी आवश्यकता बरस भर होती है। जबकि जल निकास की आवश्यकता अपन को अधिकतर कब पड़ती है, जब बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। तो मुख्यतः वर्षा ऋतु में अपन को जल निकास नालियों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। मतलब सिंचाई करने से जो कुआं का जो पानी का जो स्तर होता है वो ऊपर उठता है। जबकि जल निकास करने से क्या होगा, अपन पानी तो भूमि में सोखने नहीं दे रहे हैं, पहले ही निकाल दे रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है, भूमि का जो जल स्तर होता है वो दिनों दिन नीचे गिरता है। तो अपन ने अपने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट से और भी क्वेश्चन बनते हैं। हमारा आप समय को देखते हुए अपन को जो 6 क्वेश्चन तो तैयार करना है पहले, है ना। फिर अपन को समय मिलता है तो जो और क्वेश्चन भी है जैसे विधि है ना, जल निकास की कुछ विधि भी होती है, प्राकृतिक विधि है ना, कृत्रिम विधि, उनको भी देखना है। जल निकास की जो प्रणालियाँ होती है उनको भी अपन को देखना पड़ेगा, है ना। तो और भी अन्य क्वेश्चन भी है तो अपन को जल्दी निपटाना है और सिलेबस को अच्छे से पूरा भी करना है। और लगभग क्वेश्चन फंसने भी चाहिए तो जो 6 क्वेश्चन को तो अच्छे से करना है, कि जो 6 क्वेश्चन लगभग मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, वेलकम, थैंक यू।